सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा है, अब है इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट क्या है, पहले हम इस एनवायरनमेंट को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता है कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा और वसी मौजू है। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसमें आता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ये बहुत बड़ा वसी मौजू है। क्योंकि मैंने कहा है, इसमें आता है एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। फिर आता है इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या आता है, इकोसिस्टम, बायोमस, इकोलॉजिकल निची, न्यूट्रिएंट फ्लो इन इकोसिस्टम। फिर बायोडाइवर्सिटी आती है। बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स, इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। और इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा है वो भी आता है। फिर आता है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं मैं। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ई वेस्ट, सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा और वसी मौजू है। अब हम इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट पे थोड़ा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा। इस पे क्वेश्चन भी आया था, वो आपको मैं लिखवाऊंगा। पहले हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट without environmental considerations can cause serious environmental damage. Which in turn impairing the quality of life of present and future generations. Sustainable development attempts to strike a balance between the economic development
and the need for the protection of the environment. हमने इससे पहले पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने क्या कहा है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क, क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारे पॉइंट्स हमने कहा। पहला पॉइंट जो हमने कहा है नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। जब हम इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। इन चीज़ों को हासिल करते करते ये चीज़ें हमने हासिल करनी ही है। ये टारगेट्स है 17 गोल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इन टारगेट्स को हासिल करते करते अगर हमने अपना एनवायरनमेंट तबाह कर दिया है, मीन्स दैट अगर हमने मिसाल के तौर पर गरीबी को हटाने के लिए हमने स्टेप्स उठाने हैं, हमने फैक्ट्रीज बनानी है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनानी है। क्यों? ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाए। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम है वो तबाह नहीं होना चाहिए। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की बात यहाँ जो हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एनवायरनमेंटल कंसिडरेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, लेकिन जब तक हम एनवायरनमेंट का ख्याल ना रखेंगे, कैन कॉज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज, उससे हमारे माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, विच इन टर्न इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। वो न जिससे न सिर्फ हम बल्कि फ्यूचर जनरेशन भी तबाह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने होटल्स बनाए, रेस्टोरेंट्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, लेकिन जंगलों का सफाया नहीं करना है। हमें रिजर्वेयर्स और लैक्स को महफूज रखना है, वेटलैंड्स को महफूज रखना है। ये नहीं कि हम बनाते गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमने बेरोजगारी खत्म करने के लिए तमाम वेटलैंड्स, रिजर्वेयर्स, लैक्स, फॉरेस्ट्स, जंगलात का सफाया कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट वर्क, ये हमने पढ़ा है। लेकिन इन चीज़ों को हासिल करते करते हमने इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमने एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन कैन कॉज सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो इससे सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा। इन टर्न इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो डैमेज करेगा, इन टर्न इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। उससे न सिर्फ हम बल्कि फ्यूचर जनरेशन भी तबाह हो जाएगी। हमें हवा और पानी को भी महफूज रखना है। हमने फॉरेस्ट्स को भी महफूज, रिजर्वेयर्स और लैक्स को भी, और वेटलैंड्स को भी। उस पर मैंने कहा कि कितनी कन्वेंशन हुए उन चीज़ों को महफूज रखने के लिए, उनको हमने पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मकसद क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेम्प्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है तवाजुन बरकरार रखना। किसके दरमियान? बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द नीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, इसके दरमियान तवाजुन बरकरार रखना। मीन्स दैट हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट भी हमें चाहिए। इसलिए दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए गरीबी खत्म करने के लिए, हंगर को मिटाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट को, माहौल को महफूज रखने के लिए हमें अपना भी सोचना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
The United Nations Conference on Environment and Development UNCED, also known as UNCED, which was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992 to address urgent environmental and socio-economic developmental issues on global scale. Rio 20 is the common name for United Nations Conference on Environment and Development. Which was held in Rio de Janeiro in 2012 after 20 years of the original
Earth Summit. The focus of this summit was on the green economy. And the institutional framework for the sustainable development. Need for sustainable development. Need for sustainable development. The United Nations Conference on Environment and Development. United Nations की कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई किस पे? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED के नाम से भी जाना जाता है. इसको also known as Earth Summit. इसको Earth Summit के नाम से भी जाना जाता है. UNCED का हो या Earth Summit का हो, which was held in Rio de Janeiro, Brazil in 1992. ये मीटिंग रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुई. कब हुई? 1992. इसका मकसद क्या था? टू एड्रेस अर्जेंट एनवायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज ऑन ग्लोबल स्केल. इसका फोकस था कि हमने अपने एनवायरनमेंट को किस तरह महफूज रखना है एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज को हम किस तरह इम्प्रूव कर पाएंगे. इस पे ये मीटिंग हुई है. Rio 20 is the common name for United Nations Conference on Environment and Development. Rio 20 common name है किसका? United Nations Conference on Environment and Development, which was held in Rio de Janeiro. ये मीटिंग भी हुई रियो डी जनेरियो में, लेकिन 20 साल बाद. पहली मीटिंग हुई 1992 में, फिर दूसरी मीटिंग हुई उसी जगह पे 20 साल बाद. उसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है. इसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है. 20 साल बाद ये मीटिंग हुई 2012 में, आफ्टर 20 years ऑफ द ओरिजिनल अर्थ समिट. उसी जगह पे फिर से मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, फिर से मीटिंग. द फोकस ऑफ दिस समिट जो 2012 में मीटिंग हुई, इस समिट का मकसद क्या था? इसका मकसद था, फोकस था, ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करना था. मीन्स दैट लो कार्बन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस था. इस पे क्वेश्चन आया भी था कि 2012 की जो मीटिंग उसका फोकस क्या था? ग्रीन इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे इस मीटिंग का मकसद था. पहली मीटिंग हुई 1992, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है. अभी हम अर्थ समिट आपको लिखवाएंगे, और बाकी पहली मीटिंग जब थ्रू आउट वर्ल्ड हुई. लेकिन यहाँ मीटिंग हुई, पहली मीटिंग 1992 कहाँ पे हुई? रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में. फिर 20 साल बाद उसी जगह पे फिर से मीटिंग हुई, लेकिन मौजू थोड़ा हट के था. फोकस था 20 साल बाद ग्रीन इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे. रियो 20, जिससे रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है. रियो 20 इज द कॉमन नेम फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, व्हिच वाज हेल्ड इन रियो डी जनेरियो. उसी जगह फिर मीटिंग हुई in 2012 after 20 years of the original summit. पहली मीटिंग हुई 1992 में, फिर 2012 में 20 साल बाद उसी जगह मीटिंग हुई. लेकिन यहाँ फोकस ऑफ दिस समिट वाज ऑन द ग्रीन इकोनॉमी एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इनको पढ़िए, इस पे क्वेश्चन आया भी था. इसका फोकस था ग्रीन इकोनॉमी पे. गो
मीन्स 2012 की मीटिंग रियो डी जेनेरियो का फोकस क्या था? ग्रीन इकोनॉमी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे। द गोल ऑफ अर्थ समिट (1992) was to reconcile worldwide economic development with the protection of the environment. Other names of the summit are Rio Summit, or Earth Summit. Key agreements of the 1992 summit are the conference resulted in major international agreements, including the Rio Declaration, on environment and development. Agenda 21. The United Nations Framework Convention on Climate Change. The Convention on Biological Diversity. माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अर्थ समिट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको कहा है क्या है।
ऐसी तरक्की जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे, मगर इस तरह कि आने वाली नस्लों के वसाइल ख़त्म ना हो जाए। हम उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अब अर्थ समिट की बात कर रहे हैं। 1992 ये मीटिंग हुई 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। इस मीटिंग में बहुत सारी मीटिंग्स और वजूद में आ गई। इसकी वजूहत से बहुत सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस और वजूद में आ गई। मिसाल के तौर पर रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जब अर्थ समिट हुआ, ये भी उसी के साथ वजूद में आया। एजेंडा 21 द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन तमाम का मकसद था इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का, जो एग्रीमेंट्स उस अर्थ समिट में हुए, ताकि हम अपनी धरती माँ को बचा सके। हमें एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, दूसरी तरफ हमें अपनी धरती जो ज़मीन है इसको बचाना है, एनवायरनमेंट को महफूज रखना है। एनवायरनमेंट को महफूज रखने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए अर्थ समिट 1992 में। कौन कौन सी पहले हम पढ़ेंगे। द गोल ऑफ अर्थ समिट 1992, इसका गोल क्या था? टू रिकॉन्साइल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अदर नेम्स, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। किसको? अर्थ समिट को। इसको रियो समिट भी कहते हैं या अर्थ समिट। अदर नेम्स ऑफ द समिट आर की एग्रीमेंट्स। जब ये मीटिंग हुई इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स और भी हुए। कौन वजूद में आए? की एग्रीमेंट्स ऑफ द 1992 अर्थ समिट आर द कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे एग्रीमेंट हुआ नंबर 1। एजेंडा 21 वो हम पढ़ाएंगे आपको इस पे। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एग्रीमेंट हुआ, इन पे काम करना है। एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन तमाम का मीटिंग जो ये एग्रीमेंट्स हुए, इसका मकसद है अपनी ज़मीन को बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। एक तरफ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, दूसरी तरफ अपनी धरती ज़मीन को ग्लोबल वार्मिंग और बाकी इन चीज़ों से बचाने के लिए कौन सी मीटिंग्स हुई? ये हुई। अब हम वो पढ़ेंगे। अर्थ समिट को हम थोड़ा इलाबोरेट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह अर्थ समिट कब हुआ और कौन कौन सी कन्वेंशन और उसका मकसद क्या था। हम बात कर रहे हैं अर्थ समिट की 1992, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा जब ये अर्थ समिट हुआ, इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए जो मैंने आपको लिखवाया है। उन एग्रीमेंट्स का मकसद था अपनी धरती ज़मीन को बचाने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए। 3 हिस्सों में बांटा गया है अर्थ समिट को। एक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन सी मीटिंग हुई और कौन कौन सी कन्वेंशन हुई? 1। दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड स्पीशीज को बचाने के लिए कौन कौन सी कन्वेंशन हुई वो। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर कौन सी कन्वेंशन हुई वो हो तीसरा। पहला है जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे, इस पे पहली कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं काइटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ जापान में। जो काइटो प्रोटोकॉल हुआ, इसका मकसद था टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना, इस पे ये मीटिंग हुई। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जो दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे फाइट करना है, और 6 ग्रीन हाउस गैसेस जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग होती है उनको निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें आती है। इस पे 2009 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्वेश्चन भी आया था। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन थे, इसका जवाब था यही कि काइटो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वो भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? काइटो प्रोटोकॉल, जो जापान में मीटिंग हुई 1997 में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? इसमें डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को इमदाद करते हैं ताकि वो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करे और अपनी
अपनी कंट्रियों से ग्रीन हाउस गैसेस को खारिज कर सके। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। कार्बन क्रेडिट्स क्या है, ये भी क्वेश्चन रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज हु हैव रिड्यूस्ड देयर ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा। कार्बन क्रेडिट्स उन कंट्रीज को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने अपनी कंट्री से ग्रीन हाउस गैसेस को खारिज कर दिया है। द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टू लिमिट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जो काइटो प्रोटोकॉल 1997 में वजूद में आया, उसके बाद 2015 में जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं वो वजूद में आया। उसका मकसद भी यही है, टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। पेरिस एग्रीमेंट और काइटो प्रोटोकॉल जो इनिशियल स्टेज में हमने कहा है कि जो पहला स्टेप उठाया गया है 1997 में, वो है काइटो प्रोटोकॉल। 2015 में जो एग्रीमेंट पेरिस में हुआ, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, उसका मकसद भी टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। जब काइटो प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं, जो जापान में 1900, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को फोकस किया गया है कि वो अपनी कंट्री से ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर सके, चाहे वो यूएसए हो, यूके हो, जापान हो एंड यूरोपियन कंट्रीज। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती है डेवलप्ड कंट्रीज, उन पे वो लागू होता था। काइटो प्रोटोकॉल इज ए लीगली बाइंडिंग। लीगली मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना होता है, मगर किन कंट्रीज को? ओनली डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना और इंडिया उसमें शामिल नहीं था। अब जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप announced withdrawal from the Paris Agreement once again on the first day of his second term। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, उसने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करते हैं, हम इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनते। उसकी वजूहत क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट या काइटो प्रोटोकॉल में अपनी कंट्री से आपको ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट कर सके। लेकिन उसने कहा दो बड़ी इकोनॉमी जिस वक्त चाइना एंड इंडिया है, ये इससे बाहर क्यों है। इसलिए उसने कहा कि मैं भी इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहा हूँ। ये कंट्रीज इतनी बड़ी है, इन्हीं कंट्री से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, ये इसका हिस्सा नहीं, सिर्फ हम पे लागू होता है, डेवलप्ड कंट्रीज पे। अब 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें तमाम कंट्रीज के लिए ये लीगली बन गया है कि वो अपनी कंट्री से ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर सके। ये रहा पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट से पहले काइटो प्रोटोकॉल में मैंने क्या कहा, कार्बन क्रेडिट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? काइटो प्रोटोकॉल। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, काइटो प्रोटोकॉल। और काइटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, मगर ओनली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया एंड चाइना उसका हिस्सा नहीं थे। पेरिस एग्रीमेंट में ये दोनों कंट्रीज हिस्सा है, लेकिन यूएसए ने विड्रॉ कर लिया। दूसरा है कोफिन। मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट कोफिन हैगन अकॉर्ड। आप नजर रखिए, काइटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग, अडॉप्टेड इन 1997, नाउ पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। दोनों का मकसद था टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन काइटो प्रोटोकॉल में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, उन पे फोकस किया कि वो अपनी कंट्री से ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करें। जिन कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज में से ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज किया है, जितना उनको टारगेट रखा गया, उनको अवार्ड दिया गया है कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज हु हैव रिड्यूस्ड देयर ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा। ये याद रखिए। अब आ गया, इस पे क्वेश्चन भी आ गया था 2009 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, कोफेनहेगन अकॉर्ड। अब ये हो गया। अब 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट है, वो ये इनिशियल स्टेज में। अब दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट, ये वो हम बाद में पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट। और कोफेनहेगन अकॉर्ड दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मैंने कहा है। ये रहा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे कौन कौन सी कन्वेंशन हुई? काइटो प्रोटोकॉल, अब पेरिस एग्रीमेंट, कोपेनहेगन एकॉर्ड, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अपने ऑर्गेनिजम्स एंड स्पीशीज को बचाने के लिए कौन कौन सी कन्वेंशन? कार्टेजिनस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, आईजी टारगेट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी? एजेंडा 21। अब हम पढ़ेंगे। कोपेनहेगन एकॉर्ड डेनमार्क में हुई, वाज अ नॉन बाइंडिंग पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ये नॉन बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करना होता है, लेकिन जहां लीगली बाइंडिंग वहां जरूर उनको फॉलो करना होता है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। ये नॉन बाइंडिंग है। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आता है, कौन मीटिंग लीगली बाइंडिंग है और कौन नॉन बाइंडिंग है। कोपेनहेगन एकॉर्ड डेनमार्क में was a non-binding political agreement adopted in 2009 which aimed to limit global temperature। इस मीटिंग का मकसद था ग्लोबल टेम्परेचर राइज अंडर 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही ग्लोबल टेम्परेचर होनी चाहिए, ये इस मीटिंग का मकसद था। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पे कौन कौन सी? कार्टेजिनस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एसेट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। आईजी टारगेट्स आर 20 एक्शंस अडॉप्टेड अंडर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी फॉर 10 years, e.g. रिड्यूस पोल्यूशन एंड रेस्टोर इकोसिस्टम। किस तरह हम करें? ये आईजी टारगेट्स में ये गोल्स है, ताकि हम अपनी धरती को बचा सके। 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है क्लाइमेट चेंज, इस पे कौन कौन सी कन्वेंशन हुई। दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन में कभी कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आता है क्वेश्चन, मिसाल के तौर पर वहां क्वेश्चन आ गया, एजेंडा 21 वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन होंगे 3, क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके साथ जुड़ा हुआ है ये याद रखिए। एजेंडा 21 वाज इन द न्यूज किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या क्लाइमेट चेंज से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बारीक बीनी से आपको पढ़ना होगा और याद करना होगा इन चीजों को। अब देखिए, ये एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग, ये भी नॉन बाइंडिंग है, एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड एट 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, जो मैंने आपको पढ़ाया है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज, इसको दूसरा नाम रियो 12, रियो 20 और अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ समझाने की कोशिश की, आप खुद भी पढ़िए, तो हम गाइड कर रहे हैं थोड़ा आपको। ये रहा थोड़ा थोड़ा। अब हम पढ़ेंगे जो काइटो प्रोटोकॉल जो आया था, इसकी जो नई पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको कि क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट को अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक है क्लाइमेट चेंज पे कौन कौन सी मीटिंग हुई, काइटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन एकॉर्ड, पेरिस एग्रीमेंट, इसी तरह कार्टेजिनस बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, आईजी टारगेट्स, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए ये मीटिंग हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी? एजेंडा 21, रियो 2012, रियो +20 और अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ये मीटिंग हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अब हम पेरिस एग्रीमेंट पे कुछ रोशनी डालेंगे। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट the United Nations
Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. 21st Conference of Parties. And adopted on December 12, 2015. The Paris Agreement marked a historic turning point for global climate change action by 195 countries. To combat climate change and its negative impacts. The agreement aims to substantially reduce greenhouse gases and to limit global greenhouse gases and to limit global temperature to 2 degrees Celsius and to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. The agreement includes
commitments from all major countries to cut their pollution, and to strengthen those commitments in time. Donald Trump announced plans to withdraw the United States of America from Paris Agreement. Once again, on the first day of his second term. Paris Agreement is legally binding. Agreement for 195 countries. डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट पे। उस पर हमने फिर काइटो प्रोटोकॉल की बात की है कि इनिशियली वो स्टेप उठाया गया है ग्लोबल वार्मिंग टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। अब जब काइटो प्रोटोकॉल के बाद जो उसकी नई, उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज थी, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं थी। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में वजूद में आया, इसमें क्या है? द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 21th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। याद रखिए इस पॉइंट को, पेरिस एग्रीमेंट को 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ लिखिए COP21 यहाँ। COP21 Conference of Parties, the United Nations Framework Convention on Climate Change 21st Conference of Parties। Conference of Parties means COP21 के नाम से भी जाना जाता है। एडॉप्टेड ऑन दिसंबर 2015 में ये वजूद में आया पेरिस एग्रीमेंट। ये पेरिस में मीटिंग हुई, इसमें क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया गया है। द पेरिस एग्रीमेंट मार्क्ड ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन। इस मीटिंग में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन पे स्टेप्स उठाए गए हैं कि हम ग्लोबली क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको किस तरह कंट्रोल करें। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग, उसको कैसे रोकी। फॉर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्शन 195 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा ले लिया। जब हम काइटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं उसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज थी, चाइना और इंडिया उसका हिस्सा नहीं थे।
क्योंकि ये दोनों कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, लेकिन इस कंट्रीज में दोनों चाइना और इंडिया इसका हिस्सा है। पेरिस एग्रीमेंट में ये लीगली बाइंडिंग है। पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर 195 कंट्रीज। लीगली मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ हर कंट्रीज को हर मुल्क को अपनी कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैसेस को खारिज करना ही करना है। जितनी भी कोटा रखा गया हर कंट्री के लिए, उस कोटा को उनको मुकम्मल करना है, उतना उनको निकालना ही निकालना है ग्रीन हाउस गैसेस को। टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स, इस पे यही बहस हुई कि क्लाइमेट चेंज जो दिन ब दिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके नुकसान क्या है, इसी पे इक़दाम उठाए गए हैं। द एग्रीमेंट aims to substantially reduce global greenhouse gases, इसमें ये कहा गया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। तो लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर टू 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ तक ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो दिन ब दिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लेशियर्स मेल्ट होती है, उस पर स्टेप्स उठाए गए हैं कि उन ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरह कम किया जाए। हर कंट्री में फैक्ट्रीज होती है, गाड़ियाँ होती है जो धुआं फेंकती है, जिसकी वजह से ये माहौल में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उस पर स्टेप्स उठाए गए हैं। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स कमिटमेंट्स, इस एग्रीमेंट में तमाम कंट्री से कमिटमेंट्स मांगे गए हैं। टू कट देयर पोल्यूशन, हर ममालिक को अपनी कंट्री में पोल्यूशन कम करना है। जितना भी कोटा हर कंट्री को मिला है कि उतना पोल्यूशन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है, इसमें 195 कंट्रीज ने हिस्सा ले लिया, जिसमें चाइना भी शामिल है और इंडिया भी। द एग्रीमेंट इंक्लूड्स कमिटमेंट्स फ्रॉम ऑल मेजर एमिटिंग कंट्री टू कट देयर पोल्यूशन एंड टू स्ट्रेंथन दोज कमिटमेंट्स इन टाइम। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बने उस वक्त भी वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए, और जब दूसरी टर्म पहले दिन ही उसने कहा कि हम पेरिस एग्रीमेंट में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि मैंने कहा काइटो प्रोटोकॉल में चाइना और इंडिया उसका हिस्सा नहीं थे। उसने कहा ये इतनी बड़ी कंट्रीज है, यहाँ से ही चाइना और लार्जेस्ट एमिटिंग कंट्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वो चाइना और इंडिया है। जब ये उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्यों फॉलो करेंगे। इसलिए उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड प्लान टू विड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट वंस अगेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज सेकंड टर्म। जब सेकंड टर्म आ गई पहले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें 195 कंट्रीज है, आप खुद भी पढ़िए। जब पेरिस एग्रीमेंट है उसको दूसरा नाम जो हम कहेंगे COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। इसके बाद और एक मीटिंग हुई, हर साल होती है इंटरनेशनली मीटिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो दिन ब दिन हो रहा है या ग्रीन हाउस गैस जो कंट्रीज रिलीज करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा माहौल, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, साफ सुथरा रहे। इसके बाद भी और बहुत सारी एग्रीमेंट्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है हर साल, ऑलमोस्ट हर साल होती है। जब हम पेरिस एग्रीमेंट को कहते हैं COP21, पेरिस एग्रीमेंट COP21, ये मीटिंग कहाँ हुई? 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट को COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और एक मीटिंग हुई मोरक्को या मराकश में, COP22। इसके बाद और मीटिंग हर साल होती। मैंने कहा कि वो खुद आप पढ़िए, COP21, COP22, COP23, COP24, COP
25, COP26, COP27, COP COP28, COP29, COP30। इन कॉन्फ्रेंसेस को आप खुद पढ़िए, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को COP21 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मराकश में हुई मीटिंग, वहाँ भी ग्लोबल टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे बात हुई। COP22, COP23 इसी के साथ रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट के जो पेरिस एग्रीमेंट में जो कहा गया है उसको फॉलो करना है। इसी तरह बहुत सारे एग्रीमेंट, COP22, COP23, COP24, COP25, COP26, COP27, COP28, COP29, COP30। किसी भी ये कॉन्फ्रेंस पे जो इतनी हुई है, किसी में भी किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। मैंने वो क्वेश्चन लिख दिया है जो 2018 में पूछा गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, UPSC 2018। में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, a United Nations mechanism to assist countries transaction towards greenery and more inclusive economies emerged at। किस मीटिंग में ग्रीन इकोनॉमी एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज पे जोर किया गया है? मैंने आपको पढ़ाया है ग्रीन इकोनॉमी, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज को असिस्ट किया गया है, जोर दिया गया है कि किस पे फोकस करें, ग्रीनरी पे एंड ग्रीन इकोनॉमी पे। किस पे? द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या उसमें कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे? या दूसरा, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 रियो डी जनेरियो 2012 में मैंने आपको पढ़ा है कि ग्रीन इकोनॉमी पे कहाँ फोकस किया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी पे। दूसरा, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015, जो मैंने पढ़ाया आपको, पेरिस एग्रीमेंट जिसको भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट। क्या इसमें कहा गया या इसमें कहा गया है इस पे? द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2006 न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, क्या उसमें ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीनरी पे फोकस किया गया है? ये आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, आप खुद देखिए किसमें। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ए यूनाइटेड नेशंस मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजैक्शन टुवर्ड्स ग्रीनरी एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। नंबर 1, द अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहान्सबर्ग, the United Nations Conference on Sustainable Development 2002 Rio de Janeiro, Brazil, the United Nations Framework Convention on Climate Change 2015, the World Sustainable Development Summit 2016 न्यू दिल्ली। ये रहा क्वेश्चन।